हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत इसके दूसरे चैप्टर अर्थात लास्ट स्प्रिंग के थर्ड पार्ट का। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने 2 पार्ट का अध्ययन किया था वह दोस्तों साहेब नाम की एक लड़की की कहानी थी और दोस्तों जो कह सकते हैं कूड़े बीनने का काम करता था। लेकिन दोस्तों जो ये आपका कह सकते हैं चैप्टर 2 ही है, लेकिन दोस्तों इसमें इसकी दूसरी कहानी है, एक मुकेश नाम के लड़के की है और दोस्तों जो चूड़ियों को बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की स्टडी को शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन आंसर। ठीक है दोस्तों, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, तो वॉन्ट मीन्स चाहना होता है दोस्तों, ड्राइव मतलब चलाना। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मतलब मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। तो मुकेश इंसिस्ट मतलब जोड़ देता है, ऑन बीइंग मतलब होने का, ओन मतलब खुद का, मास्टर मतलब स्वामी या मालिक होता है। तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन यानी मुकेश अपना अर्थात खुद के या फिर स्वयं के मालिक होने का या मालिक बने रहने पर जोड़ देता है, अर्थात वह खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, तो दोस्तों मोटर मैकेनिक मतलब जो मोटर गाड़ियों को रिपेयर करने का काम होता है ना, तो उसी का काम कर रहा है कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक मतलब मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस मतलब वह घोषणा करता है अर्थात वह कहता है। ठीक है दोस्तों, तो मुकेश कहता है कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक अर्थात मोटर गाड़ियों को रिपेयर करने अर्थात मरम्मत करने का कार्य करूँगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क, तो दोस्तों आई यहाँ पे जो इस चैप्टर की लेखिका हैं अनीश जंग उसके लिए यूज़ हुआ है, तो वो करें आई आस्क, तो मैं पूछा अर्थात मैंने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग, तो डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो, एनीथिंग मतलब कुछ, अबाउट कार्स मतलब कारों के बारे में अर्थात गाड़ियों के बारे में। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स मतलब ये जो अनीश जंग है वो करेंगे मैं मुकेश से पूछती हूँ कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो या फिर क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ जानकारी है। आई विल बी लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो आई विल बी लर्न मतलब दोस्तों सीख लूँगा, है ना, तो आई विल बी लर्न मैं सीख लूँगा, टू ड्राइव ए कार मतलब एक कार चलाना। ही आंसर मतलब वह जवाब देता है अर्थात मुकेश जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट, लुकिंग मतलब देखते हुए, स्ट्रेट मतलब सीधे ही, इनटू माय आइज मतलब मेरी आँखों में। ठीक है दोस्तों, तो जब उन्होंने पूछा क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ जानकारी है, क्या तुम जानते हो, तो मुकेश क्या करता है दोस्तों, ही आंसर लुकिंग, वह उनकी अर्थात अनीश जंग की आँखों में सीधे देखते हुए अर्थात बड़े विश्वास के साथ कहता है आई विल बी लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangle। तो his dream मतलब उसका स्वप्न अर्थात मुकेश का जो स्वप्न है, क्या स्वप्न है दोस्तों, मोटर मैकेनिक बनने का। ठीक है, तो his dream मतलब उसका स्वप्न, लूम्स मतलब प्रतीत होता है, लाइक ए मिरेज, तो मिरेज मतलब दोस्तों मृग मरीचिका होता है जिसे मृग तृष्णा भी कहा जाता है। तो लाइक ए मिरेज यानी जो मुकेश का स्वप्न है वह एक मृग तृष्णा या मृग मरीचिका सा प्रतीत होता है। अमिट्स द डस्ट, अमिट्स मतलब बीच, डस्ट मीन धूल यानी धूल के बीच, ऑफ स्ट्रीट मतलब गलियों के धूल के बीच, दैट मतलब जो, फील हिज टाउन फिरोजाबाद जो उसका कस्बा फिरोजाबाद है या फिर जो उसका शहर फिरोजाबाद है वह भरी हुई। ठीक है, फील मतलब भरी हुई, फेमस मतलब प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बैंगल मतलब अपनी चूड़ियों के लिए अर्थात चूड़ियों को बनाने के लिए। तो हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक यानी उसका अर्थात मुकेश का स्वप्न अपने शहर फिरोजाबाद की धूल से भरी गलियों के बीच एक मृग मरीचिका सा लगता है जो चूड़ियों को बनाने के लिए
प्रसिद्ध है। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि हिज ड्रीम्स लूप्स, उसका अर्थात मुकेश का स्वप्न चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध अपने शहर फिरोजाबाद की धूल से भरी गलियों के बीच स्वप्न मरीचिका सा लगता है, अर्थात बहुत अस्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात धुंधला सा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक, उसका अर्थात मुकेश का स्वप्न अपने शहर फिरोजाबाद की धूल से भरी गलियों के बीच एक मृग मरीचिका सा लगता है जो चूड़ियों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो एवरी अदर मतलब प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद मतलब फिरोजाबाद में अर्थात फिरोजाबाद का, इंगेज्ड मतलब लगा हुआ है, व्यस्त है, इन मेकिंग बैंगल्स मतलब चूड़ियों को बनाने में। तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियों को बनाने में लगा है या फिर चूड़ियों के कार्य करने में लगा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस। तो कह रहा है इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर मतलब दोस्तों केंद्र होता है, इट इज़ सेंटर ऑफ इंडिया यानी भारत का केंद्र है। ग्लास ब्लोविंग मतलब दोस्तों कांच की आकृति देने वाला, अर्थात कांच के कह सकते हैं सामान बनाने वाला, इंडस्ट्री मतलब उद्योग होता है। तो वेयर मतलब जहाँ, मतलब अर्थात फिरोजाबाद में फैमिलीज हैव स्पेंड, फैमिली मतलब परिवारों ने, हैव स्पेंड मतलब व्यतीत कर दिया है, जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ व्यतीत कर दी अर्थात पीढ़ियाँ लगा दी है, वर्किंग मीन्स कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेस मतलब भट्टियों के आसपास, वेल्डिंग ग्लास मतलब कांच को जोड़ते हुए अर्थात चूड़ियों को बनाते हुए। ठीक है दोस्तों, मेकिंग बैंगल्स मतलब चूड़ियों को बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन मतलब सभी महिलाओं के लिए, सभी स्त्रियों के लिए, इन द लैंड मतलब लैंड से मतलब दोस्तों यहाँ देश अर्थात भारत से मतलब है, तो भारत की समस्त महिलाओं को चूड़ियाँ बनाने के लिए ऐसा लगता है, इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, यह अर्थात फिरोजाबाद भारत की कांच की आकृति देने वाला एक प्रमुख केंद्र है, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं फिरोजाबाद में कांच का सामान बनाने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पर परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए अपने पीढ़ियों को लगा दिया है, अर्थात अपने पूरे जीवन को लगा दिया है। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि इस देश के अर्थात भारत की सभी महिलाओं या स्त्रियों की चूड़ियों को बनाने में लगा दिया है, अर्थात अपनी पीढ़ियों को समाप्त कर दिया है। तो आइए दोस्तों एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, यह अर्थात फिरोजाबाद भारत के कांच की आकृति देने वाला उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस, जहाँ पर परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए या फिर भट्टियों के आसपास चूड़ियों को जोड़ते हुए ऐसा लगता है कि ऑल द वुमेन इन इंडिया इन द लैंड मतलब भारत की समस्त महिलाओं या स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए अपनी पीढ़ियाँ लगा दी, अर्थात पीढ़ियों को बिता दिया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुकेशस फैमिली इज़ एमंग देम, तो दोस्तों देख रहे हैं मुकेश में एपोस्ट्रोफी एस लगा तो इसको मुकेशस पढ़ेंगे। फैमिली मतलब परिवार, इज़ एमंग देम मतलब उन्हीं के बीच का है, तो मुकेशस फैमिली इज़ एमंग देम यानी मुकेश का परिवार भी उन्हीं के बीच का है, अर्थात मुकेश का परिवार भी चूड़ियों को बनाने का काम करता है। नन ऑफ देम नो दैट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। तो नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम नो मीन्स जानना, तो नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं जानता, दैट की इट इज़ इलीगल यह गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए, लाइक हिम मतलब उसी की तरह अर्थात मुकेश की तरह, टू वर्क मतलब कार्य करना, इन द ग्लास फर्नेस मतलब कांच की भट्टियों पर, विथ हाई टेम्परेचर और जहाँ का उच्च तापमान है या फिर जहाँ अधिक तापमान है। इन डेंगी सेल्स, दोस्तों डेंगी से मतलब यहाँ गंदी हो जाएगा, सेल्स मतलब कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट जहाँ पे न तो हवा है और ना ही प्रकाश है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं
नन ऑफ देम नो दैट, मतलब उनमें से कोई नहीं जानता या उनमें से किसी को ये नहीं पता है कि उन्हीं की तरह अर्थात मुकेश की तरह बच्चों का बिना हवा और प्रकाश की गंदी कोठरियों में उच्च तापमान वाले कांच के भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है अर्थात गैर संवैधानिक है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जान रहे हैं कि बाल श्रम होता है जो कि एक गैर कानूनी काम होता है, यदि बच्चों से काम कराया जाता है फैक्ट्रियों में। तो आमतौर पे जो 18+ वाले होते हैं अर्थात जो 18 साल के ऊपर वाले वही फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाया गया है, तो वही कह रहा है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दैट द लॉ, लॉ मीन्स कानून होता है, इफ़ इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स्ड मतलब दोस्तों लागू करना, है ना। तो दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स, यदि कानून लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम मतलब उन्हें अलग कर दिया जाएगा, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन, उन सभी 20,000 बच्चों को ऑफ दी हॉट फर्नेस मतलब गर्म भट्टियों से, वेयर मतलब जहाँ, दे स्लॉग्स मतलब दोस्तों यहाँ पे कठोर परिश्रम करते हैं अर्थात अत्यधिक मेहनत करते हैं, दियर डे लाइट आवर अपने दिन के प्रकाश के घंटों के समय या फिर अपने दिन के समय, ऑफन लॉसिंग दी प्रायः खो देते हैं, द ब्राइटनेस मतलब चमक को, ऑफ दियर आइज मतलब अपनी आँखों को। तो दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो उसे अर्थात मुकेश को और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग किया जा सकता है अर्थात गर्म भट्टियों पर काम करने से निकाला जा सकता है, वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट, जहाँ पर वे सभी लोग दिन के घंटों में या दिन के समय कठोर परिश्रम करते हैं अर्थात अत्यधिक मेहनत करते हैं, ऑफन लॉसिंग और प्रायः अपने आँखों की रोशनी को खो देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको पुनः देख लेते हैं कि दैट द लॉ मतलब कानून यह है कि इफ़ इन्फोर्स, यदि कानून को यदि लागू कर दिया जाए अर्थात उस पर लगा दिया जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल मतलब उसे अर्थात मुकेश को और उन सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से अलग किया जा सकता है जो दिन के समय कठोर परिश्रम करते हैं और प्रायः काम करते हुए अपने आँखों की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश's eyes beam as his volunteers to take me home, तो मुकेश's मतलब मुकेश की आइज मतलब आंखें, बीम मतलब दोस्तों चमकना होता है ना, मुकेश की आंखें चमकती हैं अर्थात चमक जाती हैं, एज मतलब जैसे ही वॉलंटियर्स मतलब दोस्तों पेशकश करता है अर्थात कहता है, टू टेक मी मतलब मुझे ले जाने के लिए, होम मतलब घर, विच मतलब जो, ही प्राउडली मतलब दोस्तों गर्व से, सेज मतलब कहता है, इज़ बीइंग रीबिल्ट मतलब दोस्तों जिसे पुनः बनाया जाता है या मरम्मत किया जाता है या फिर नवीनीकरण होता है। ठीक है, तो मुकेश's आइज बीम एज ही वॉलंटियर, तो अनीस जंग कहती हैं मुकेश's आइज बीम एज मतलब जैसे ही वह अर्थात मुकेश मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है, मुझे घर ले जाने की बात कहता है, तो मुकेश आइज बीम तो उसकी आंखें चमक उठती हैं अर्थात वह प्रसन्न हो जाता है, फिर वह प्रसन्नतापूर्वक मुझे घर पर ले जाने की बात करता है। विच ही प्राउडली सेज, तो जिससे वह गर्वपूर्वक अर्थात गर्व से कहता है अर्थात प्रसन्नतापूर्वक कहता है कि विच मतलब दोस्तों यहाँ पे घर से मतलब है ना, इज़ बीइंग रीबिल्ट मतलब पुनः बनाया जा रहा है अर्थात उसके घर को पुनः बनाया जा रहा है अर्थात फिर से मरम्मत किया जा रहा है। ये इसको पुनः देख लेते हैं। मुकेश's आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू मतलब मुकेश जैसे ही मुझे घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग, और वह बड़े गर्व से कहता है कि उसके घर को पुनः बनाया जा रहा है अर्थात नवीनीकरण किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग ग्लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम, तो वी वॉक मतलब दोस्तों चलना या गुजरना होता है, तो वी वॉक मतलब हम लोग चलते हैं अर्थात गुजर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। स्टिंकिंग लेंस मतलब दोस्तों दुर्गंध युक्त गलियां या फिर बदबूदार गलियों से, चॉक्ड विथ गार्बेज, तो चॉक्ड मतलब दोस्तों भरी पड़ी हैं पटी पड़ी हैं, विथ गार्बेज मतलब कूड़े से, तो वही करेंगे वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस यानी हम लोग कूड़े से भरी या कूड़े से पटी दुर्गंध युक्त या बदबूदार गलियों से होके गुजरते हैं। पास्ट होम दैट, पास्ट मतलब दोस्तों गुजरना होता है, होम्स मतलब उन घरों से गुजरते हैं, दैट मतलब जो, रिमेन्स हॉवेल्स जो
हावेल्स मतलब झोपड़ी, जो झोपड़ी ही रह गई, अर्थात कह सकते हैं पूरी तरह से वो पक्का नहीं बनी है ना। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब दोस्तों जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं। ओबली डोर्स, और जिसके दरवाजे डगमगाते हुए हैं, अर्थात लटके हुए हैं। नो विंडोज़, और जिस पे कोई खिड़कियां नहीं हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पास्ट होम दैट रिमेन्स मतलब हम ऐसे घरों से गुजरते हैं या फिर ऐसे घरों से होके जाते हैं जो या जिसकी दीवारें टूटी हुई, झूलते हुए दरवाजे, और जो या उन घरों में कोई खिड़कियां नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, यानी हम लोग या हम सभी कूड़े से भरी पड़ी या कूड़े से पटी हुई दुर्गंध युक्त या बदबूदार गलियों से होकर गुजरते हैं। पास्ट होम दैट रिमेन्स हॉवेल, और हम उन अधबनी या झोपड़ी रह गई घरों से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूटी हुई, उसके दरवाजे झूलते हुए, और जिनमें कोई खिड़की नहीं लगा था, अर्थात उन घरों में कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, क्राउडेड मतलब दोस्तों यहाँ पे रहते थे, है ना। क्राउड मतलब से भीड़ होता है, अर्थात रहते थे। विद फैमिली मतलब परिवार के साथ। ऑफ ह्यूमन मतलब जिसमें कौन रहते थे, मनुष्य के परिवार रहते थे। एंड एनिमल्स, दोस्तों उस तरफ एनिमल्स दिया है, तो जिसमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार साथ साथ रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, दोस्तों को एग्जिस्टिंग मतलब साथ साथ रहते हैं। इन ए प्राइमवल, प्राइमल मतलब दोस्तों प्रारंभिक काल से या फिर आदि काल से भी कह सकते हैं। स्टेट मतलब दशा या स्थिति होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों ये हो जाएगा कि क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, मतलब इन घरों में, अर्थात किन घरों में दोस्तों, ऐसे घर जो जिनकी दीवारें क्या हैं, टूटी हुई हैं, जिसके दरवाजे झूल रहे हैं, और जिन घरों में कोई खिड़कियां नहीं हैं। तो ऐसे घर क्या हैं दोस्तों, क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, तो ऐसे घरों में मनुष्य और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति, अर्थात प्राचीन काल की भांति साथ साथ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे और अच्छी तरह जानते हैं कि जो आदिकाल के मानव थे, तो दोस्तों अपने परिवारों को, अपने जानवरों को, है ना, उसको साथ साथ लेके चलते थे। और जिन गुफा में रहते थे, तो दोस्तों जब वो सोते थे तो उस पर एक पत्थर लगा देते थे, उसको बंद कर लेते थे, जिससे वो मतलब किसी प्रकार की दुर्घटना से बच सकें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। तो ही मतलब दोस्तों मुकेश, है ना। स्टॉप मतलब वह रुक गया या ठहर गया। एट द डोर मतलब एक दरवाजे पर। ऑफ वन मतलब एक ठीक वैसे ही। सच मतलब ऐसा होता है हाउस। तो ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन, वह अर्थात मुकेश ऐसे ही घर के एक दरवाजे पर रुक जाता है, अर्थात ठहर गया। तो दोस्तों कैसा घर, तो दोस्तों ऐसा घर जिसकी दीवारें क्या टूटी हुई हो और दरवाजे लटक रहे हो, और दोस्तों जिन घरों में कोई खिड़की ना हो, तो ऐसे घर को रुक जाता है। बैंग्स ए ओबली आयरन, बैंग्स मतलब दोस्तों यहाँ पे धक्का मारने से मतलब है। ओबली आयरन, तो ओबली मतलब लटकते हुए, आयरन मतलब लोहे का होता है, डोर मतलब दरवाजा, यानी लटकते हुए लोहे के दरवाजे को धक्का मार देता है। विथ हिज फुट मतलब अपने पैरों से। एंड पुशेस इट ओपन, और इसे पुशेस मतलब दोस्तों धक्का देना, यानी बैंग और पुशेस का सेम ही मीनिंग है। इट ओपन, और इसे धक्का देके खोल देता है। ठीक है, तो ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउसेस, वह ऐसे ही एक प्रकार के घर के दरवाजे के पास रुक जाता है। बैंग्स ए ओबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और उसे अपने पैर से लटकते हुए लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, तो एंटर मतलब दोस्तों प्रवेश करना, है ना, अंदर जाना। हाफ बिल्ट मतलब हाफ मीन्स आधा, बिल्ट मतलब बनी, आधा बनी हुई, अर्थात अध बनी या निर्माणाधीन भी कह सकते हैं, जो भी पूरी न बनी हो। शैक मतलब झोपड़ी। तो वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, यानी हम सभी लोग एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, अर्थात चले जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास एंड, ठीक है दोस्तों, आज ये पहले इसे देख लेते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, तो वन पार्ट मतलब इसके एक भाग में, ऑफ इट मतलब इसके अर्थात तो झोपड़ी के, है ना। इन वन पार्ट ऑफ इट अर्थात इसके, अर्थात झोपड़ी के एक भाग में। थैच्ड विद द डेड ग्रास, तो दोस्तों थैड मतलब छाई गई थी या बनाई गई थी। विथ डेड घास, डेड मतलब दोस्तों मरा हुआ होता है, मरा हुआ घास मतलब सूखी हुई घास। ठीक है,
तो कह रहा है कि इन वन पार्ट ऑफ इट, मतलब दोस्तों ये लोग जिस झोपड़ी में प्रवेश करते हैं तो कह रहा है कि थैट विथ डेड ग्रास, यानी जो अर्थात जो झोपड़ी थी दोस्तों वह सूखी घास से बनी हुई थी। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके अर्थात इस झोपड़ी के एक हिस्से में इज ए फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी के चूल्हे का स्टोव था, अर्थात एक कह सकते हैं मिट्टी का चूल्हा था, है ना। तो दोस्तों जिस पर गांव में देखते हैं खाना बनता है तो उसी प्रकार। तो ओवर मतलब ऊपर होता है, विच मतलब जो या जिस पे सिट्स मतलब रख कर, ए लार्ज विजिल, लार्ज मतलब बड़ा होता है, विजिल्स मतलब दोस्तों बर्तन या पात्र होता है ना। आप सिजलिंग मतलब दोस्तों कह सकते हैं आप उबल रहा था, है ना। स्पाइनक लीव्स मतलब पालक की पत्तियां। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैट विथ, मतलब दोस्तों जो झोपड़ी थी वह सूखी घास की बनी हुई थी। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके अर्थात इस झोपड़ी के एक भाग में इज ए फायरवुड स्टोव, मतलब मिट्टी का चूल्हा था। ओवर विच सीट्स, और जिसपे एक विशाल अर्थात एक बड़े बर्तन में पालक की पत्तियां उबल रही थी, अर्थात पालक को पकाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पे अर्थात नीचे। इन लार्ज एल्यूमिनियम, लार्ज मतलब बड़ा होता है, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के प्लेटर्स मतलब दोस्तों यहाँ पे प्लेट अर्थात थाली से मतलब है। ठीक है। आर मोर चॉप्ड मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ होता है। तो ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, दोस्तों जमीन पर एक बड़े एल्यूमिनियम की थाली में सब्जियां कटी हुई थी, अर्थात काटकर सब्जियों को रखा गया था। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो दोस्तों ए फ्रेल से मतलब दोस्तों यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा और दुर्बल भी कह सकते हैं ना। यंग वुमन मतलब नवयुवती, है ना, जिसकी उम्र कम हो। इस कुकिंग मतलब पका रही थी, द इवनिंग मील मतलब शाम के भोजन को, फॉर द होल फैमिली मतलब पूरे परिवार के लिए। तो ए फ्रेल यंग वुमन मतलब एक कमज़ोर या एक दुर्बल नवयुवती पूरे परिवार के लिए शाम के भोजन को पका रही थी, अर्थात भोजन को बना रही थी। ठीक है दोस्तों। थ्रू आइज फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, दोस्तों थ्रू मतलब पूरा होता है, या के बीच से अर्थात यहाँ पूरा हो जाएगा ना। आइज, और जिसकी पूरी आंखें क्या थी, फील्ड मतलब भर गई थी या भरी हुई थी, विथ स्मोक मतलब धुएं से, सी स्माइल मतलब वह मुस्कुराती, स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। थ्रू आइज फील्ड यानी धुआं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है, क्योंकि दोस्तों जब आमतौर पर जब चूल्हे पर खाना बनता देखते हैं धुएं निकलते हैं तो इससे दिक्कत होता है। तो वही कह रहा है कि थ्रू आइज फील्ड मतलब धुआं भरी आंखों से वह अर्थात जो महिला थी वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। तो सी इज़ द वाइफ ऑफ, वाइफ मतलब पत्नी होता है, मुकेश एल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई। तो सी इज़ वाइफ ऑफ यानी वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, अर्थात मुकेश की भाभी थी। ठीक है दोस्तों। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, तो नॉट मतलब नहीं होता, मच मीन्स अधिक, ओल्डर मतलब अधिक उम्र का होता है, इन ईयर्स। नॉट मच ओल्डर इन ईयर यानी वह ज़्यादा उम्र की नहीं थी, अर्थात उसकी ज़्यादा एज या उम्र नहीं था। सी हैज़ बिगन मतलब प्रारंभ हो गया था, अर्थात शुरू हो गया था। टू कमांड मतलब मिलना होता है, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, यानी उसे सम्मान मिलना शुरू हो गया था। एज द बहू, तो दोस्तों बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, डॉटर इन लॉ मीन्स भी दोस्तों बहू होता है, तो बहू ऑलरेडी दे दिया हिंदी वर्ड। ऑफ द हाउस मतलब घर की। तो नॉट मच ओल्डर इन ईयर, तो यानी वह ज़्यादा उम्र की नहीं थी, अर्थात उसकी एज कम थी। सी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी लेकिन उसे घर की बहू के रूप में सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया था, अर्थात उसे एक बहू के रूप में सम्मान मिलता था। ठीक है दोस्तों। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड दियर फादर। तो ऑलरेडी मतलब दोस्तों पहले से ही, इन चार्ज से मतलब दोस्तों यहाँ पे जिम्मेदारी है ना, उत्तरदायित्व। अब 3 men मतलब 3 पुरुषों का, 3 व्यक्तियों का। हर हस्बैंड मतलब उसके पति का, मुकेश का, एंड दियर फादर मतलब उनके पिता का, अर्थात मुकेश और मुकेश के भाई के पिता का, है ना। तो ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men पहले से ही उसके अर्थात उस महिला के ऊपर 3 पुरुषों अर्थात उसके पति मुकेश और उनके पिता का जिम्मेदारी था, अर्थात उत्तरदायित्व था। ठीक है दोस्तों।
When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and brings her veil closer to her face. तो when the older man मतलब दोस्तों वृद्ध व्यक्ति, अर्थात यहाँ मुकेश के पिता की बात हो रही है। एंटर मतलब प्रवेश करता है, यानी जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है अर्थात अंदर आता है घर में, तो सी जेंटली विड्रॉ, सी मतलब अर्थात मुकेश की भाभी, जेंटली मतलब आराम से, विड्रॉ मतलब खिसक जाती है, सरक जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल यानी टूटी हुई दीवारों के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वेल, ब्रिंग्स मतलब लाती है अर्थात कर लेती है, हर वेल मतलब अपने घूंघट को, क्लोजर टू हर फेस मतलब अपने चेहरे के पास अर्थात चेहरे को ढक लेती है। तो व्हेन दी ओल्डर मैन एंटर यानी जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है, तो सी जेंटली विड्रॉ, वह बड़े आराम से, है ना, टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और उसने अपने घूंघट को अपने चेहरे से ढक लिया अर्थात अपने घूंघट को अपने चेहरे पर लाया या कर लिया। ठीक है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स। एज मतलब जैसे, कस्टम मतलब दोस्तों रीति रिवाज, परंपरा होता है, प्रथा होता है, डिमांड। तो एज कस्टम डिमांड्स यानी जैसी की प्रथा है, जैसी की रीति रिवाज है। डॉटर इन लॉ मतलब बहू को, मस्ट वेल मतलब घूंघट करना चाहिए, घूंघट करना होगा। दियर फेसेस मतलब अपने चेहरों को अर्थात घूंघट से ढक लेना होगा। बिफोर मतलब दोस्तों यहाँ पे सामने होगा, पहले नहीं होगा, है ना। मेल एल्डर मतलब कह सकते हैं पुरुष बुजुर्गों के सामने अर्थात जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना। तो एज कस्टम डिमांड जैसी की प्रथा है या जैसी कि रीति रिवाज है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस यानी बहू को अपने चेहरों पर बुजुर्ग पुरुषों के सामने ढक लेना होगा, अर्थात बहू को बुजुर्ग पुरुषों के सामने अपने चेहरे को ढक लेना होगा अर्थात घूंघट कर लेना होगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर। तो इन दिस केस मतलब इस मामले में, इस मामले से मतलब दोस्तों यहाँ मतलब कह सकते हैं कि यहाँ अर्थात ये जो पुरुष अर्थात जो इसके पिताजी मुकेश के, है ना। इन दिस केस मतलब यहाँ अर्थात जो मुकेश के पिताजी हैं, जो मतलब बूढ़ा व्यक्ति की बात हो रहा है ना। द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड, इम्पावरिस्ड मतलब दोस्तों निर्धन या गरीब होता है। बैंगल मेकर मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला। इन दिस केस मतलब बुजुर्ग व्यक्ति अर्थात मुकेश के जो पिताजी हैं वह एक निर्धन चूड़ी बनाने वाले हैं, अर्थात एक गरीब चूड़ियों को बनाने वाले हैं, अर्थात वह बहुत ही गरीब हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज टेलर देन एज बैंगल मेकर, ही हैड फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। तो डिस्पाइट मतलब दोस्तों के बावजूद, है ना। लॉन्ग ईयर मतलब कई वर्षों की, लंबे समय की, है ना। हार्ड लेबर मतलब कठोर परिश्रम। फर्स्ट एज ए टेलर, टेलर मतलब दोस्तों दर्जी होता है। पहले उन्होंने एक टेलर के रूप में काम किया, एक दर्जी के रूप में काम किया। देन ए बैंगल मेकर, तब उन्होंने एक चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया। ही हैज़ फेल्ड, वह असफल रहे। टू रिनोवेट ए हाउस मतलब एक घर का नवीनीकरण कराने में, एक घर को मरम्मत करने में। सेंड हिज 2 सन, सेंड हिज मतलब भेजना, तो 2 सन मतलब दोनों पुत्रों को, दोनों बेटों को स्कूल, और स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं ना। आइए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से पढ़ना है फर्स्ट एज ए टेलर यानी पहले, अर्थात ये मुकेश के पिताजी की बात हो रही है ना। फर्स्ट एज ए टेलर पहले उन्होंने अर्थात मुकेश के पिताजी ने एक दर्जी के रूप में काम किया। देन ए बैंगल मेकर, तब उन्होंने एक चूड़ी बनाने वाले का कार्य किया अर्थात चूड़ियों को बनाने का कार्य किया। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर यानी कई वर्षों की कठोर परिश्रम या कठोर मेहनत के बावजूद, ही हैज़ फेल्ड मतलब कई वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद वह घर की मरम्मत कराने और अपने दोनों पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहे। अर्थात न तो वह अपने घर की मरम्मत करा सके और ना ही अपने दोनों पुत्रों को स्कूल भेज सके, अर्थात ना तो उनको पढ़ा लिखा सके। ठीक है दोस्तों। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग। तो ऑल ही हैज़ मैनेज, मैनेज मतलब दोस्तों व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करने से मतलब कर पाए, है ना। कर पाए अर्थात उनको सिखा पाया। टीच मतलब सिखाना होता है। दे मतलब उनको अर्थात अपने पुत्रों को। व्हाट मतलब जो कुछ, ही नोज जो कुछ वह जानते थे, अर्थात जिन्हें कह सकते हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी थी। और क्या जानते थे दोस्तों? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। तो आर्ट मतलब कला होता है, मेकिंग बैंगल्स मतलब चूड़ियों को बनाने में। ठीक है दोस्तों।
तो ऑल ही हैज़ मैनेज यानी वह अर्थात मुकेश के पिताजी अपने दोनों पुत्रों को वही सिखा पाए जो वह जानते थे। अर्थात वह अपने दोनों पुत्रों को सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के कार्य को सिखा पाएँ, अर्थात उसकी शिक्षा दे पाएँ। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। दोस्तों मुकेश ग्रैंड मदर मतलब मुकेश की जो दादी थी, वह कहती हैं कि इट इज़ हिज करम। हिज मतलब दोस्तों उसका, अर्थात दोस्तों ये मुकेश के पिता की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, इट इज़ हिज करम मतलब कर्म से मतलब दोस्तों कर्म अर्थात काम, हिज डेस्टिनी मतलब भाग्य होता है। तो दोस्तों मुकेश की दादी कहती हैं कि इट इज़ हिज कर्म, यह उसका अर्थात मुकेश के पिता का कर्म है और उसका भाग्य है। ठीक है दोस्तों। हु हैज़ वॉच्ड, हु मतलब जो अर्थात मुकेश की दादी है ना, तो ये दोस्तों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो मुकेश की दादी के बारे में बता रहा है। तो हु हैज़ वॉच्ड जिन्होंने देखा है, हर ओन हस्बैंड मतलब अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड मतलब अंधे होते हुए, विद द डस्ट मतलब धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग मतलब पॉलिश से, द ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों के कांच से। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको पुनः देख लेते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पीछे से पढ़ना है ना। तो सेज मुकेश ग्रैंड मदर यानी मुकेश की दादी कहती हैं कि यह उसका अर्थात उनका कर्म है और उनका भाग्य है, अर्थात मुकेश के पिता के बारे में कह रही हैं। तो हु हैज़ वॉट जिन्होंने अर्थात मुकेश की दादी ने अपने खुद के पति को चूड़ियों के कांच के पॉलिश की धूल से अंधे हुए देखा। ठीक है दोस्तों, इसको पुनः देख लो। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड जिन्होंने स्वयं अर्थात अपने खुद के पति को चूड़ियों के कांच के पॉलिश की धूल से अंधे होते हुए देखा था। कैन ए गॉड गिवेन लाइनेज एवर बी ब्रोकन सी इम्प्लाइज। तो दोस्तों गॉड गिवेन मतलब ईश्वर के द्वारा दी हुई या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, लाइनेज से मतलब दोस्तों यहाँ वंश परंपरा है ना। तो वंश परंपरा से मतलब दोस्तों जो कह सकते हैं कि कई पीढ़ियों से काम चलता आ रहा हो तो उसकी बात हो रही है ना। तो एवर मतलब कभी, बी ब्रोकन मतलब तोड़ा जा सकता है, सी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब दोस्तों यहाँ पे तात्पर्य अर्थ होता है, यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि कैन ए गॉड गिवेन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर के द्वारा दी हुई वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है। अर्थात दोस्तों वो कहती हैं कि मतलब क्योंकि इसका परिवार तो चूड़ियों बनाने में लगा है, तो वही कह रहे हैं क्या उसकी वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है। अर्थात यहाँ के जो अन्य सदस्य हैं परिवार के, क्या वे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई दूसरा कार्य करेंगे कि नहीं। वही दोस्तों करें क्या ईश्वर के द्वारा दी हुई प्रदत्त वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। ठीक है, तो बॉर्न मतलब जन्म लेकर, इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर, दे हैव सीन मतलब उन्होंने देखा है, नथिंग बट, नथिंग मतलब तो दोस्तों के अलावा, बट बैंगल्स यानी उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है ना। इन द हाउस घरों में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट यानी प्रत्येक गली में, इन फिरोज़ाबाद यानी फिरोज़ाबाद की। ठीक है दोस्तों, तो बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दोस्तों वह कह रही हैं कि चूड़ियाँ बनाने वाले की जात में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। और कहाँ कहाँ देखा दोस्तों, घरों में, आंगन में, प्रत्येक दूसरे घर में, प्रत्येक दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में। तो आइए दोस्तों इसको पुनः देख लेते हैं कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले की जात में पैदा होकर उन्होंने घरों में, आंगन में, प्रत्येक दूसरे घर में, प्रत्येक दूसरे आंगन में और फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। ठीक है दोस्तों, अर्थात उन्होंने चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी कार्य नहीं किया है। ठीक है, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन्स, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल मतलब दोस्तों यहाँ पे गुच्छे होता है, बंडल जिसे कह सकते हैं है ना। ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों के गुच्छे या चूड़ियों के बंडल भी कह सकते हैं। सनी गोल्ड मतलब
सुनहले रंग की, पैडी ग्रीन, पैडी मतलब दोस्तों धान होता है, यानी धान की तरह हरे रंग की, रॉयल ब्लू मतलब गहरा नीला, पिंक मीन्स गुलाबी होता है, पर्पल मीन्स बैगनी, एवरी कलर मतलब हर एक रंग, बॉर्न आउट मतलब कह सकते हो पैदा होने वाला अर्थात बनने वाला, ऑफ द 7 कलर मतलब 7 रंगों का, ऑफ द रेनबो मतलब इंद्रधनुष। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, तो जिसे बैनी, पिनाला शॉर्ट में कहा जाता है, इंग्लिश में बिबग्योर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वही कह रही हैं कि स्पाइरल ऑफ बैंगल सनी गोल्ड, यानी चूड़ियों के गुच्छे सुनहले रंग, धान की तरह हरे, गहरे नीले, गुलाबी, बैगनी और इंद्रधनुष से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक रंगों के गुच्छे हैं, अर्थात प्रत्येक रंग की चूड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, लाई इन द माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड, लाई मतलब दोस्तों पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, माउंट्स मतलब वैसे ढेर होता है, टीला होता है, अर्थात टीले के रूप में, अर्थात उसको रखी गई हैं इन अनकेप्ट यार्ड, अनकेप्ट मतलब दोस्तों अस्त व्यस्त, यार्ड मतलब गलियों में, यानी चूड़ियों के कह सकते हैं रंग बिरंगे चूड़ियों के ढेर को अस्त व्यस्त आंगनों में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, तो ऑन पाइल्ड मतलब, पाइल्ड मतलब दोस्तों ढेर लगाकर या लाद कर, है ना, ऑन 4 व्हील्ड मतलब 4 पहिया, हैंड कार्ट मतलब हथगाड़ी होता है दोस्तों, जिसे हाथों से चलाया जाता है, ठेला जाता है, तो पुश मतलब ठेला जाता है, ले जाया जाता है, बाय यंग मैन मतलब नौजवानों के द्वारा, एलॉन्ग द नैरो लेंस, नैरो लेंस मतलब दोस्तों संकीर्ण गलियाँ अर्थात पतली गलियाँ, ऑफ द सैंटी टाउन मतलब उस कह सकते हैं कि गंदे शहर या फिर उस शहर से, ठीक है, या झोपड़ियों वाले शहर से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लाई इन द माउंट्स इन द अनकेप्ट मैल मतलब उन रंग बिरंगी चूड़ियों को अस्त व्यस्त आंगनों में रखा गया है, अर्थात पड़े हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड काप, जिसे 4 पहिए हाथ से चलने वाली गाड़ियों पर रख के, या फिर कह सकते हैं ऑन पाइल्ड ऑन 4 व्हील, जिसे 4 पहिए गाड़ी पर रख कर, पुश्ड बाय यंग मैन जिसे नौजवानों के द्वारा ठेल कर अर्थात धक्का लगाकर, एलॉन्ग नैरो लेंस उस मलिन या फिर उस झोपड़ी वाले शहर की तंग गलियों से या पतली गलियों के बीच ले जाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड इन द डार्क हट मेट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, दोस्तों एंड डार्क हट मेट्स मतलब अंधेरी झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट मतलब आगे, द लाइन ऑफ फ्लेम्स मतलब लौ के सामने, लौ मतलब दोस्तों ज्वाला से मतलब है ना, फ्लिकरिंग मतलब टिमटिमाते हुए, ऑयल लैम्प्स मतलब दोस्तों तेल के दिए के सामने या तेल के दीपक के सामने। ठीक है, तो एंड इन द डार्क हट्स मेट्स यानी अंधेरी झोपड़पट्टियों में तेल के टिमटिमाते हुए दीपक की लौ के सामने, सिट्स बॉयज यानी बैठकर, बॉयज एंड गर्ल यानी लड़के और लड़कियां बैठकर, विथ दियर फादर एंड मदर मतलब अपनी पिता और माता के साथ, अर्थात अपनी माता और पिता के साथ, वेल्डिंग पीसेस मतलब जोड़ रहे हैं, आप कलर्ड ग्लास यानी रंग बिरंगे कांच के, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स यानी वृत्ताकार चूड़ियों को। ठीक है दोस्तों, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। एंड इन द डार्क हट्स मैस्ट नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम्स यानी अंधेरी झोपड़पट्टियों में तेल के दीपक के टिमटिमाते हुए लौ के सामने पंक्तियों में बैठकर लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं, या रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को वृत्ताकार आकृति में जोड़ रहे हैं, अर्थात उसको जोड़ने में मदद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दियर आइजेस आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, दियर आइज मतलब उनकी आंखें, अर्थात जो बच्चे हैं प्लस जो पेरेंट्स हैं, आर मोर मतलब अधिक, एडजस्टेड मतलब दोस्तों समायोजित होती है ना, अर्थात अच्छी तरह से काम करती हैं, टू द डार्क मतलब अंधेरे में, देन द लाइट आउटसाइड यानी बाहरी प्रकाश की तुलना में। तो दियर आइजेस आर मोर एडजस्टेड टू मतलब उनकी आंखें, अर्थात चूड़ियों को जोड़ने वाले लोगों की आंखें बाहरी प्रकाश की तुलना में या बाहरी प्रकाश के बजाय अंधेरे में अधिक ढंग से समायोजित होती हैं, अर्थात अधिक अच्छे ढंग से कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, पुनः देख लेते हैं। तो दियर आइजेस आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क मतलब उनकी अर्थात चूड़ियों को जोड़ने वाले जो लोग हैं उनकी आंखें बाहरी प्रकाश की तुलना में
अंधेरे में अधिक समायोजित होती है, अर्थात अंधेरे में अच्छे से काम करती है। ठीक है दोस्तों, दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग दियर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। तो दैट इज़ वाई मतलब यही कारण है, या इसी वजह से दे मतलब वे लोग अर्थात जो चूड़ियों का काम करते हैं, ऑफन मतलब प्रायः अक्सर, एंड अप लॉसिंग, लॉसिंग मतलब खो देते हैं, दियर आई साइट मतलब दोस्तों अपने आँखों की रोशनी को, बिफोर मतलब पहले ही, दे बिकम एडल्ट, एडल्ट मतलब दोस्तों प्रौढ़ होता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रौढ़ वो होते हैं जो कह सकते हैं कि जो वृद्धावस्था और युवावस्था के बीच की स्थिति होती है, अर्थात आप 40 to 50 मान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आइए देखते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग, इसी वजह से या इसी कारण से वे सभी लोग अपने आँखों की रोशनी को प्रौढ़ होने से पहले ही खो देते हैं, अर्थात वे सभी अंधे हो जाते हैं।